रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि मंत्रियों के गुड गवर्नेंस की लगेगी मास्टर क्लास। आईआईएम देगा मंत्रियों को ट्रेनिंग। राज्य के विकास और सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट की होगी चर्चा और योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन और मैनेजमेंट के सिखाए जाएंगे गुण। ग्रामीण और सुदूर अंचलों के विकास पर भी फोकस रहने वाला है ये गुड गवर्नेंस की मास्टर क्लास। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को दी जाने वाली है और आईआईएम देगा मंत्रियों को ट्रेनिंग। मंत्रियों को मिलेगी गुड गवर्नेंस की शिक्षा और आईआईएम से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा जो मंत्रियों को ट्रेनिंग देंगे, टिप्स देंगे। राज्य के विकास और सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा होगी और योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन और मैनेजमेंट के सिखाए जाएंगे गुण। ग्रामीण और सुदूर अंचलों के विकास पर भी फोकस रहने वाला है। और क्या रहने वाला है इस ट्रेनिंग में, कितने दिन तक चलेगा कार्यक्रम, ये सब बताने के लिए जुड़ गए मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से। रोहित, मंत्रियों के गुड गवर्नेंस की लगेगी मास्टर क्लास, वो भी आईआईएम एक्सपर्ट से, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए 3 दिनों तक आगामी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है और 2 तारीख तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने वाला है। इसमें निश्चित तौर पर मंत्रियों को ये समझाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि किस तरह से गुड गवर्नेंस की दिशा पे कदम उठाया जाए, कैसे ऐसे फैसले लिए जाए जो जनता को सीधा प्रभावित करे, जनता को प्रभावित करने के साथ में उनकी जो समस्या है उसको दूर कर सके। तो आईआईएम के विशेष ट्रेनर्स इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देश भर के ख्याति प्राप्त अलग अलग फील्ड में काम कर चुके व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे। सुब्रमण्यम जी इसमें शामिल होने वाले हैं, टूरिज्म के अच्छे जानकार माने जाते हैं। इसके अलावा जो है वो सहस्त्रबुद्धे जी शामिल होने वाले हैं, वो भी कई विषयों के जानकार माने जाते हैं। तो ऐसे में जो तमाम बड़े जानकार हैं वो मंत्रियों को ये बताएंगे कि सरकार और आम जनता के बीच पे गैप कहां रह जाता है, कहां पर वो कमी रह जाती है, जिससे ये गुड गवर्नेंस जिसकी बात की जाती है, अच्छी सरकार चलाने की बात की जाती है, वो जो है वो चूक रह जाती है। वो तमाम चीजों को लेकर ये बताते हुए नजर आने वाले हैं। विभागों के मंत्री इस ट्रेनिंग में शामिल होने वाले हैं या कुछ चुनिंदा विभाग ही हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को छोड़ दी जाए तो छत्तीसगढ़ में 9 मंत्री है। 9 मंत्रियों में से जो 4 मंत्री हैं, विजयमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, इसके अलावा आप रामविचार नेतम, ये तमाम लोग अनुभवी मंत्री हैं और कई सालों से मंत्री का पद संभाल रहे हैं, तो विभाग के कामकाज को ये अच्छे से समझते हैं। लेकिन इसके अलावा जो नए मंत्री बनाए गए हैं उसमें टंकराम वर्मा का नाम आता है, लक्ष्मी राजवाड़े का नाम आता है, इसके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल का नाम आता है। तो ये तमाम लोग जो है वो नए मंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसे में इनको लेकर विस्तृत तौर पर फोकस किया जाएगा कि ये तमाम लोग मंत्री जो है वो शामिल हो। ओपी चौधरी भी नए मंत्री बनाए गए हैं। तो विभाग के काम कैसे संचालित किया जाए, जो अधिकारी जो उनको निर्देश देते हैं, अधिकारी जो उनसे बातचीत करते हैं, अपने बात रखते हैं, तो उससे कैसे समझा जाए, तो तमाम विभागीय काम की बारीकियों को समझाते हुए जो तमाम 2 जून तक ये ट्रेनिंग चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाया जाएगा, यही बता रहे थे रोहित। इसके लिए आईआईएम रायपुर से बात हो चुकी है। आज से 2 जून के बीच सभी मंत्रियों की ट्रेनिंग आयोजित की जा सकती है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम मंत्री शामिल होंगे। आखिर क्या सिखाया जाएगा और बताया जाएगा, देखिए रिपोर्ट इस पर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को अच्छा शासन चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मंत्री समय रहते सही फैसले लेकर लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिला सकें। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 जून तक चलने वाला है। इस दौरान सरकार के अधिकांश मंत्रियों को ट्रेनिंग में उपस्थित होना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप अनुभवी मंत्री हैं। इसके अलावा टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन नए मंत्री बनाए गए हैं। ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये आईआईएम को एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान टॉक करने के लिए आएंगे और देश के जिस भी फील्ड एक्सपर्ट हैं, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, जैसे कि अभी नाम आ रहा है नीति आयोग के सीईओ रह चुके अमिताभ कांत साहब का, जिन्होंने नीति आयोग में भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा उन्होंने केरल में
गॉड्स ओन कंट्री के रूप में टूरिज्म को प्रमोट करने का बहुत बड़ा काम आईएएस रहते हुए किया था। अभी नाम आ रहा है सुब्रमण्यम जी का, जो कि जम्मू कश्मीर का बहुत एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस हैं, ये सब हम सब के लिए गर्व की बात है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी शायद नाम आ रहा है, वो भी व्यक्तित्व विकास और प्रशिक्षण के लिए ख्याति लब्ध जो संस्थान है पुणे का प्रबोधिनी, उसको उसके संस्थापक और उसको आगे ले जाने वाले लोगों में से महत्वपूर्ण हैं। तो एक सभी मंत्रीगणों को एक बेहतर एक्सपोजर होगा गवर्नेंस का, और आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब लोग और अच्छे तरीके से तैयार होंगे। आखिर क्या खास होगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो भी जानिए। छत्तीसगढ़ के मंत्री बनेंगे स्टूडेंट, योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन सिखाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट में होगा फोकस, डेवलपमेंट और आईटी संबंधित दी जाएगी ट्रेनिंग। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में विकास की होगी ट्रेनिंग। अधिकारियों की गलत सलाह से कैसे बचें, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं कांग्रेस का इस मामले में कहना है कि शायद 5 महीने में ही सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है। छत्तीसगढ़ के मंत्री और बीजेपी नेताओं का एक ही काम रहा है, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना। प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक दिख रहा है। हर विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है, तो गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग की आवश्यकता तो इनको है ही, लेकिन ये जनता से अगर मुलाकात नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो कितने भी ट्रेनिंग कर ले, कितने भी इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको काम तो वही करना है, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना। और आज स्पष्ट हो गया है कि 15 साल भाजपा के जो सरकार था, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल था, 5 महीने में दिख रहा है। और कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो गुड गवर्नेंस था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब देखना ये होगा कि जब 4 जून के बाद आदर्श आचार संहिता खत्म होगी और नए सिरे से विभागों के कामकाज शुरू होंगे, तो ऐसे में मंत्रियों को इस ट्रेनिंग का कितना लाभ मिल पाता है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए, जहां छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के साथ ही चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो ऐसे में अब फोकस विष्णुदेव साय सरकार का गुड गवर्नेंस पर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, देश में अभी भी एक चरण बाकी है और उस पर ताबड़तोड़ प्रचार भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रचार के लिए पंजाब और यूपी में रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 8:20 पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद 9 बजे प्रबुद्ध जनों से चाय पर चर्चा भी करेंगे। सीएम दोपहर लगभग 12:30 बजे यूपी के देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं और फिर दोपहर 3:10 पर रॉबर्ट्सगंज में रोड शो करेंगे। तो देखिए, लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है। खासकर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ प्रचार प्रसार किया है। पहली बार के सीएम है, लेकिन एक स्टार प्रचारक के तौर पर उभरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब जब लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, ऐसे में सीएम भी पूरी ताकत झोंकते हुए दिख रहे हैं। इस खबर पर अपडेट्स ले लेते हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी से। सूरज, आज फोकस 13:13 के रेशियो पर है। सीएम का पंजाब में 13 सीटें और यूपी में भी अब 13 सीटें बचती है, उस पर फोकस नजर आ रहा है। क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी अंजलि, देखिए, निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव पंजाब और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो पंजाब के अमृतसर जाएंगे और यहाँ पर गोल्डन टेम्पल जाएंगे और उसके बाद गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के बाद वो बाहर जब निकलेंगे तो करीब 9 बजे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और वहाँ पंजाब के जो प्रबुद्ध जन लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद वो पंजाब से देवरिया लोकसभा सीट पहुंचेंगे और वहां पर जो पार्टी प्रत्याशी है उनके लिए करीब 12 बजे रोड शो की शुरुआत करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 7वें चरण में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों में चुनाव है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 13 लोकसभा सीटें बची है जहां पर चुनाव होने हैं। देवरिया भी उसमें से एक है। देवरिया में रोड शो करने के बाद सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव क्यों हो रहे हैं अंजलि, ये भी बता देता हूं। यहाँ से भाजपा के विधायक जो राम दुलारे गोंड आते थे, उन्हें नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। ऐसे में उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें बीजेपी के विधायक थे। अब एक बार फिर से बीजेपी इस उपचुनाव में इस सीट को जीतने के लिए कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश कर रही है। यही कारण है कि लगातार चाहे खुद योगी आदित्यनाथ हो चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, अब उनका रोड शो वहां होने वाला है। तो करीब शाम के 3 बजे वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव
चुनावों में रोड देखा है कि यूपी के मन में मोहन नजर आ रहे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों को कवर कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए सूरज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी जाने वाले हैं। पीएम मोदी यहां रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई यानी कि आज शाम 5 बजे थम जाएगा। उससे पहले चुनाव प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी का दौरा भी करने वाले हैं। यहां पर वो रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे और उसी शिला पर ध्यान लगाने वाले हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव प्रचार का अंत फिर अपने परंपरागत तरीके से करेंगे। 1 महीने का लंबा प्रचार खत्म कर मोदी देश के सुदूर दक्षिण में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंचकर अगले 24 घंटे वहीं रहेंगे। इस दौरान वो राजनीतिक गतिविधियों से दूर होकर एकांत में वक्त बिताएंगे और ध्यान करेंगे। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री के आगमन की व्यापक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट इस पर। जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी, पीएम मोदी साधना में लीन होंगे। पीएम मोदी दिल्ली की सियासत से दूर कन्याकुमारी में ध्यान मग्न होने की तैयारी में हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसकी सरकार बनेगी, इस तरह के तमाम सवालों से दूर पीएम मोदी अंतिम दौर के प्रचार से फुर्सत मिलते ही कन्याकुमारी का रुख करेंगे। दावा किया जा रहा है कि वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करेंगे। पिछले कुछ समय से धुआंधार चुनावी प्रचार और रैलियों में लगे पीएम मोदी अब शांति और साधना में लीन हो जाएंगे। बताया जा रहा है पीएम मोदी उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जिस शिला पर विवेकानंद ध्यानरत रहे थे। अब पीएम मोदी के इस फैसले पर विपक्ष जमकर हमलावर है। वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप देश के वजीर आजम बन गए। अगर आप बंबई में जाकर एक्टिंग करते तो भारत के नहीं दुनिया के बहुत बड़े एक्टर होते आप, बहुत बड़े एक्टर होते आप। पूरे दुनिया के अवार्ड आपको ही दिए जाते। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया कि पीएम मोदी हर चुनाव में अंतिम चरण के मतदान से 48 घंटे पहले ध्यान में चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी में मेडिटेशन को टेलीविजन पर प्रसारित किया गया तो टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2019 में केदारनाथ और 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ में ध्यान लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, एमपी में आदिवासी और दलित वर्ग पर सियासत फिर से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 1 साल में आदिवासियों के खिलाफ हुई घटनाओं और अपराधों को लेकर विधायकों की कमेटी बनाई है। 5 विधायक अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं को लेकर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें बाला बच्चन, फूल सिंह बरैया, सोहनलाल वाल्मीकि, फुंदेलाल मार्को, झूमा सोलंकी शामिल है। विधायक जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपेंगे और पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। तो जहां अब लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब प्रदेश सरकार, विपक्ष प्रदेश के कार्यकाज में अपना हाथ बटोरती हुई नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो एमपी में आदिवासी और दलित वर्ग पर सियासत फिर से गर्माती हुई दिख रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 1 साल में आदिवासियों के खिलाफ हुई घटनाओं और अपराधों को लेकर विधायकों की कमेटी बना ली है। 5 विधायक इसमें शामिल हैं और उनको रिपोर्ट तैयार करने की
की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। विधायक जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपेंगे और फिर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। तो वहीं नर्सिंग घोटाले के बाद अब ग्वालियर में डीएड कॉलेज घोटाला सामने आया है। मामले में एसटीएफ ने ग्वालियर अंचल के 6 डीएड कॉलेज संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये सभी डीएड कॉलेज फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त कर संचालित हो रहे थे। जांच में फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करने का खुलासा होने के बाद एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है। तो जहां अभी नर्सिंग घोटाले के पन्ने खुल ही रहे हैं, उसी बीच एक और डीएड कॉलेज घोटाला सामने आया है। ग्वालियर से यह मामला सामने आया है और मामले में एसटीएफ ने ग्वालियर अंचल के 6 डीएड कॉलेज संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। ये सभी डीएड कॉलेज फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त कर संचालित हो रहे थे और जांच में फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करने का खुलासा होने के बाद एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड के अमन साव गैंग छत्तीसगढ़ में अपना दबदबा बनाने में नाकाम नजर आए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़े सुपारी किलिंग को अंजाम देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड के अमन साव गैंग का नाम सामने आया। अब नए खुलासे किए जा रहे हैं। वहीं लॉरेंस और अमन को भी पूछताछ के लिए रायपुर लाया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग छत्तीसगढ़ में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगा हुआ है। गैंग का मकसद रायपुर और रायगढ़ में 2 कारोबारियों को निशाना बनाना था। वहीं अमन गैंग के ज्यादातर शूटर झारखंड और बिहार समेत देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं, जिसके चलते अमन गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के हैंडलर से संपर्क किया और फिर तय प्लान के मुताबिक शूटरों को रायपुर भेजा गया। आपको मैं बताऊं कि इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है उसके पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो है मयंक सिंह, उसके पीछे भी, और अमन साहू जिसके नाम पे ये सब कुछ हुआ है, उसके भी आपराधिक रिकॉर्ड, उससे रिलेटेड जो जानकारी हम लोगों ने मांगी है और उसको जांच में शामिल करें। झारखंड की एटीएस के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं। आने वाले समय में इसमें और कार्रवाई आपको देखने को। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रायगढ़ में जिस व्यापारी को निशाना बनाने वाले थे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए हैं और उनका झारखंड में 800 करोड़ रुपए का सड़कें बनाने का काम चल रहा है। हालांकि पुलिस ने इन चारों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये घटना देखा जाए तो लेवी वसूली के लिए, डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए की गई थी। और इसमें जिस तरह से शूटर्स चारों स्टेट के बाहर के थे और कुछ बहुत ही प्रोफेशनल शूटर्स हैं, और पहले भी उन्होंने छत्तीसगढ़ में अटेम्प्ट किया था। कोरबा में, रायपुर में एक जो कंपनी है उस पर अटेम्प्ट इन्होंने किया था। अब उसके बाद इस बार उनके मंसूबे थोड़े उससे भी ज़्यादा आगे के थे और ये पूरी तरह से फायर करने वाले थे व्यक्तियों के ऊपर। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव दोनों ही जेल में बंद है और जेल में बंद रहने के साथ में इन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर इसकी प्लानिंग की थी और प्लानिंग करने के बाद में अपने 4 शार्प शूटरों को यहाँ भेजा था। हालांकि पुलिस ने इनके मंसूबे को नाकामयाब किया। अब पुलिस इनके चैट के माध्यम से तमाम तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और माना यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव को भी पूछताछ करने के लिए रायपुर पुलिस यहाँ पर छत्तीसगढ़ ला सकती है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।